हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बीए प्रोग्राम का हमारा सेमेस्टर 5th चल रहा है और हमारे सेमेस्टर 5th की जो हिस्ट्री की बुक है हम वो कवर कर रहे हैं। और ये जो हमारी हिस्ट्री की बुक है ये जीई कोर्स के अंतर्गत आती है और हमारी इस हिस्ट्री की बुक का नाम दे रखा है आधुनिक विश्व में जेंडर, और इंग्लिश में इस बुक का नाम दे रखा है जेंडर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें टोटल 6 यूनिट है और जिसकी हम 2 यूनिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यानी आज हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है। आई होप आप सभी ने ये यूनिट 2 तक देख लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आई होप आपने इन्हें देखकर लाइक भी कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप फटाफट से जाइए और फटाफट से देख लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो या फिर आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यूनिट नंबर 3 से। और हमारी जो यूनिट नंबर 3 है उसका नाम है ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महिलाओं के मताधिकार आंदोलन। यानी ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जो महिलाओं के मताधिकार आंदोलन हो रहे थे, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन कौन से मताधिकार आंदोलन थे और किस तरह से महिलाओं ने अपने मताधिकारों के लिए आंदोलन चलाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर परिचय से। ओके, फर्स्ट हम लोग परिचय देखते हैं कि परिचय में क्या दे रखा है। महिलाओं को लंबे समय से पुरुषों द्वारा अधीन किया गया है। अधीनता के इस अनुभव के सार्वभौमिक और विशेष दोनों कथाएं हैं जिस वैचारिक प्रिज्म के माध्यम से महिलाओं की अधीनता को व्यक्त किया गया है, संबोधित किया गया है और विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं, उसे लोकप्रिय रूप से नारीवाद कहा गया है। यानी देखिए, महिलाओं को ज़्यादातर हम देख सकते हैं बहुत लंबे टाइम से समाज में पुरुषों द्वारा महिलाओं को अधीन किया जाता है। ये माना जाता है कि पुरुषों का एकमात्र अधिकार है महिलाओं पे, जैसे वो महिलाओं के स्वामी हों, इस तरह से हम देखते हैं। और इसका जो एकमात्र विरोध करता है वो है हमारा नारीवाद इसका विरोध करता है। और इसीलिए हम नारीवाद को जानते हैं कि किस तरह से नारीवाद जो है वो एक महिलाओं के मुद्दों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे कि महिलाओं के अनुभव विभिन्न संदर्भों में विभिन्न होते हैं। इन विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रेरित नारीवाद और महिलाओं के आंदोलनों के विभिन्न स्कूल हैं। यानी नारीवाद आंदोलनों के भी विभिन्न स्कूलों के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया है ताकि अच्छे से समझा जा सके। इस अध्ययन में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जो ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में भिन्नताएं हो रही थी, परिवर्तन हो रहे थे, नारीवादी आंदोलन और मताधिकार आंदोलन के रूप में जो परिवर्तन हो रहे थे और ये इनका जो विकास हो रहा था, हम उनको मेनली जानने वाले हैं कि किस तरह से ये समाज में विकास हो रहा था और किस तरह से नारीवाद ने अपनी भूमिका निभाई। नारीवाद मानव संबंधों की खोज के बारे में है। यानी नारीवाद जो है वो मानव संबंधों की खोज करता है और नारीवाद एक मुख्य रूप से स्त्री और पुरुष दोनों को समान रखता है और दोनों को मानव मानता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों को मानव मानने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है जो स्त्रियों के अधिकार हैं उनको छोड़ देता है या फिर उन्हें मानव नहीं मानता, उन्हें एक दयनीय स्थिति में रखने की अनुमति देता है। नहीं, ये उनके खिलाफ है और स्त्रियों को भी एक मानव मानता है और उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यह बड़े पैमाने पर व्यक्ति, सामाजिक संस्थानों और समाज के बीच शक्ति समीकरणों को समझने और सवाल उठाने के बारे में है। यानी ये जो व्यक्ति हैं, सामाजिक है, संस्थान है, उनके बारे में बात करता है और उनसे सवाल उठाता है, सवाल पूछता है कि क्या ये होना चाहिए, क्या ये सही है या वर्तमान या भविष्य में ऐसी चीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये उसके ऊपर सवाल उठाता है और आगे चल के उन पर आंदोलन चलाता है और महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, विरोधाभासी होता है और यहाँ तक कि ये महिलाओं के अधिकारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। ठीक है, आई होप आपको ये परिचय समझ में आया होगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है उदारवादी नारीवाद की भूमिका। यानी जो हमारा उदारवादी नारीवाद है वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके लिए, महिलाओं के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, उदारवादी नारीवाद की भूमिका को देखते हैं। पहला हम संदर्भ दे रखा है, संदर्भ को देखते हैं।
उदारवादी नारीवाद पूंजीवाद के उदय के संदर्भ में उभरा। यह मनुष्य की अंतर्निहित समानताओं को सामने रखता है। बड़े पूंजीवाद की पृष्ठभूमि में नए बुजुर्ग पुरुषों ने राजा के दिव्यांग और पूर्ण अधिकारों पर सवाल उठाया। इसी तरह अवधि में महिलाओं ने पत्नी और पति के पूर्ण अधिकारों पर सवाल उठाया। यानी ये जो उदारवाद है ये सवाल उठाता है, और ये जो उदारवाद है ये महिला और स्त्री यानी पति और पत्नी के जो संबंध होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उन पर सवाल उठाने का काम करता है। क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ जो प्राचीन समय से चला आ रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सही है या नहीं, और गलत है तो हम इसे क्यों अपना रहे हैं, क्यों इसको फॉलो करते हैं। इस चीज़ पर जो उदारवाद है वो सवाल उठाता है। उदारवादी नारीवाद का 300 वर्ष का इतिहास है। यानी देखिए, उदारवादी नारीवाद जो है वो बहुत पुराना है, 300 वर्ष का इसका इतिहास है, और इन वर्षों में इसमें कई विविधता रही हैं। यानी देखिए, अब इतने साल पुराना है तो विविधता तो देखी जाएंगी ही, जाहिर सी बात है। तो इसमें बहुत सारा विविधता देखी गई है। 18वीं शताब्दी में इस स्कूल ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं और इसीलिए इसके पास प्राकृतिक अधिकार भी हैं। यानी इन्होंने ये माना कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के बराबर हैं, इसलिए उन्हें प्राकृतिक अधिकार भी होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी में इन स्कूलों ने कानून के तहत महिलाओं के लिए समान अधिकार पर जोर दिया। यानी कानून के समान सब समान होनी चाहिए, कानून के समक्ष सब समान होने चाहिए। इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया, और 20वीं शताब्दी के समय स्कूली जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अवसर होने चाहिए। यानी इन्होंने शिक्षा पर, महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। ठीक है, इन स्कूलों को उदारवादी नारीवाद कहा गया। यानी ये जो स्कूल थे जिन महिलाओं के ये अधिकारों पर सवाल उठाए, इसे ही उदारवादी नारीवाद के नाम से जाना गया, क्योंकि इसने पारंपरिक उदारवाद से अपने मौलिक सिद्धांतों के लिए ये है। पारंपरिक उदारवाद का मूल तर्क ये है कि मनुष्य अनिवार्य रूप से तर्कसंगत एजेंट है। यानी मनुष्य जो है वो तर्कसंगत है, उसे सलाह की जरूरत नहीं है, वो खुद तर्क वितर्क कर सकता है, सही गलत को खुद पहचान सकता है। मनुष्य एक तर्कसंगत व्यक्ति होता है। तर्कसंगतता व्यक्ति की मानसिक क्षमता को प्राप्ति की गई है, इसीलिए तर्कसंगतता व्यक्ति की संपत्ति है, ना कि समूह या बड़े समाज की। यानी ये कहा गया है कि तर्कसंगतता जो होती है वो एक व्यक्ति की संपत्ति होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। किसी भी तर्कसंगतता किसी भी स्त्री या पुरुष की अपनी खुद की संपत्ति होती है, ना कि वो किसी समूह या फिर समाज की, वो व्यक्ति की खुद की होती है। ठीक है, यह एक अमूर्त व्यक्ति की धारणा है जो सामाजिक परिस्थितियों में अलग है। यह शारीरिक क्षमता महत्वहीन है। तर्क करना की मानव क्षमता को समझने के लिए विभिन्न तरीके हैं। यानी तर्क संगत जो होती है उसको समझने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। नैतिक वाद और दोनों का संयोजन, यानी ये अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है उदारवादी नारीवाद ने पारंपरिक उदारवादियों के समान राज्य की संकल्पना एक का निष्पक्ष संसाधन के रूप में की, और राज्य के गैर हस्तक्षेप के कारण निजी क्षेत्र में अधीनतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभिन्न अंतर की ही विशेषता की। यानी के अंतर को बढ़ाया कि किस तरह से हम निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को अलग अलग कर सकते हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है उदारवादी नारीवाद और उनके दृष्टिकोण। यानी अब हम उदारवादी नारीवाद के दृष्टिकोणों को भी देखने वाले हैं कि उदारवादी नारीवाद के क्या क्या दृष्टिकोण हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उदारवादी नारीवाद ने तर्क की क्षमता के आधार पर हर व्यक्ति की अंतहीनता, गरिमा और मूल्य में विश्वास किया। यानी उदारवादी नारीवाद का तर्क है कि हर व्यक्ति की अपनी एक अतःहीनता, गरिमा होती है, क्षमता होती है सोचने की, वो तर्क संगत होता है, जिस पर इन्होंने विश्वास किया और बल दिया। इनके लिए सभी के लिए समान अवसर अपने स्वयं के अच्छी जीवन तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी सभी को समान अवसर होने चाहिए और वो अपना अच्छा बुरा खुद देख सकते हैं, ये इनका मानना है। इसलिए उदारवादी नारीवाद ने शिक्षा, नौकरियों और श्रम के यौन विभाजन में भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यानी इसीलिए इनका मानना है कि सभी व्यक्ति समान हो तो वो अपना अच्छा बुरा खुद देख सकते हैं। इसीलिए सभी को समान शिक्षा, नौकरी और श्रम का जो विभाजन है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये इसके खिलाफ लड़ते हैं। शुरुआती उदारवादी नारीवादी महिलाओं
के लिए सुरक्षात्मक कानूनों के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि महिलाएं और पुरुष समान हैं। शुरुआत में इन लोगों का मानना था कि महिलाओं और पुरुष दोनों को अलग अलग अधिकारों की ज़रूरत नहीं है, वो दोनों ही समान हैं। लेकिन उन्हें कुछ टाइम बाद इस बात का एहसास हुआ कि महिलाओं को कुछ सुरक्षात्मक कानूनों की ज़रूरत है ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि इस समाज ने महिलाओं को बहुत ज़्यादा पीछे लेकर जा चुकी हैं और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें थोड़े से विशेष कानूनों की आवश्यकता होगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि महिलाओं को कुछ जगह पर आरक्षित किया जाता है या फिर कुछ जगह पर सीटें खाली छोड़ी जाती हैं महिलाओं के लिए, ताकि उन्हें आगे लाया जा सके। और इसीलिए फिर इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षात्मक कानूनों की ज़रूरत होगी उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसे ही विद्वान हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसमें से पहली हैं मैरी वॉल्स्टोग्राफन, दूसरे हैं हमारे जेम्स मिल और तीसरे हैं बिट्टी फ्रीडन ने महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। यानी ये जो है ये महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता पर जोर देते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की बात करते हैं आर्थिक रूप पे, क्योंकि इनका मानना है कि जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से ही अधीन होती हैं किसके, पुरुषों के। क्यों? क्योंकि अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तभी तो वो किसी ना किसी पर डिपेंड है। इसीलिए ये जो व्यक्ति हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं उदारवादी नारीवाद में, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है उदारवादी नारीवाद पर आधारित महिलाओं के आंदोलन, ग्रेट ब्रिटेन में मताधिकार आंदोलन। यानी उदारवादी नारीवादी पर आधारित महिलाओं के जो आंदोलन है और ग्रेट ब्रिटेन में जो महिलाओं के मताधिकार आंदोलन है उनके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में महिला मताधिकारों को पहली बार मैरी वॉल्टेनोग्राफ्ट द्वारा अपनी पुस्तक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में समर्थन मिला था और बाद में 1840 के दशक में चार्टिस्ट आंदोलन द्वारा मांग की गई। यानी पहले इस महिला के जो आंदोलन होते हैं वो इनकी पुस्तक में छापे गए और बाद में इसे आगे और ज़्यादा बढ़ाया गया। चलिए फिर अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि ये कौन है। मैरी वॉल्टेनग्राफ्ट 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में प्रभुत्व के विचारों ने गति प्राप्त की। इसमें पुरुषों के व्यक्तिगत अधिकारों के बारे में बात की गई थी, लेकिन महिलाओं तक इसका विस्तार करने से इनकार कर दिया गया था। यानी इनसे महिलाओं को वंचित रखा जा रहा था सारे अधिकारों से। इन परिस्थितियों में मैरी वॉल्टेनग्राफ्ट ने कुलीन पदानुक्रमों और उनकी पतियों के अधिकारों को अस्वीकार किया। यानी पतियों का जो अधिकार होता है स्त्रियों पर, उन अधिकारों को इन्हें अस्वीकार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने पुरुष और महिलाओं के जीवन जैविक मतभेदों को स्वीकार किया। यानी जो हमारे स्त्री और पुरुष के बीच में जैविक मतभेद होते हैं उन्हें स्वीकार किया, लेकिन महसूस किया, और स्वीकार ही नहीं किया, उन्हें महसूस भी किया और इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई। यह सामाजिक प्रक्रिया है जो महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर करती है। यानी ये एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से पुरुषों पर डिपेंड हो जाते हैं, जो कि पितृसत्तात्मक कहलाता है, जो पितृसत्ता को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से इन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई और महिलाओं के अधिकारों की बात की, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे हैरियट टेलर मिल ने महिलाओं की शिक्षा का प्रचार किया। यानी इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात की और सवाल उठाया कि शादी को एक महिला के लिए एकमात्र व्यवसाय के रूप में क्यों पेश किया जाता है। यानी इन्होंने महिलाओं के शिक्षा की बात की और उन्होंने ये सवाल उठाया गया कि महिलाओं के जीवन में सिर्फ एक शादी ही एकमात्र विकल्प क्यों होता है। क्यों हम ये सोचते हैं लड़की पैदा नहीं होती उससे पहले उसके माँ बाप उसके दहेज के पैसे इकट्ठा करने शुरू कर देते हैं, उसकी शादी के लिए सोचने लग जाते हैं। क्यों? ऐसा पुरुषों के साथ तो नहीं होता, ऐसा लड़कों के साथ तो नहीं होता, सिर्फ लड़कियों के साथ ही क्यों होता है। माना उनकी शादी करके उन्हें अलग घर भेजा जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी शिक्षा के लिए ना जोड़ो, आप उनकी शिक्षा पे बल ना दो। आप सिर्फ उन्हें एकमात्र शादी के लिए तैयार करना कि हाँ बस इनकी शादी ही करनी है। क्या उन्हें पढ़ाना नहीं है? उन्हें फ्यूचर में कुछ बनाना नहीं है? सिर्फ यही क्यों सोच के सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि हमें पैसे जमा करने, आगे चल के इसकी शादी भी तो करनी है। सिर्फ शादी है क्या?
क्या उनको पढ़ाना लिखाना या फिर कुछ बनाना नहीं होता क्या? तो इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि एकमात्र विकल्प हम शादी ही क्यों रखते हैं महिलाओं के सामने। और ये चीज़ मैंने भी फेस की है, यहाँ तक कि मेरे आस पड़ोस के जितने भी घर हैं, एटलीस्ट मेरे घर में भी ये चीज़ होती है कि हाँ बेटी है तो उसके फ्यूचर में उसकी शादी के लिए फोकस किया जाता है। तो ऐसा क्यों है, इस बात पर इन्होंने सवाल उठाया। और ये आपको बताना है कि आपके घर में भी ऐसा होता है। आई होप होता होगा, क्योंकि हम लोग पितृसत्ता को फॉलो करते हैं ज़्यादातर परिवार। ओके, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, छोड़ते हैं इसको। उन्होंने उदारवादियों से गुलामी के उन्मूलन, बिना किसी संपत्ति, योग्यताओं के सार्वभौमिक पुरुष मताधिकार, महिलाओं और श्रमिक वर्ग के पुरुषों के मताधिकारों पर आग्रह किया। उन्होंने दोनों जेंडरों द्वारा शिक्षा और व्यवसायों तक समान पहुंच की भी आह्वान किया। यानी उनका मानना था कि दोनों जेंडर, स्त्री और पुरुष, दोनों का समान शिक्षा पर अधिकार होना चाहिए और व्यवसाय अधिकार भी समान होना चाहिए। हैरियट टेलर मिल यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि पुरुषों द्वारा प्राप्त हर अधिकारों को महिलाओं तक बढ़ावा जाना चाहिए। यानी उनका मानना था कि जो जो अधिकार पुरुषों को दिए जाते हैं वो महिलाओं को भी दिए जाने चाहिए। वो एकमात्र अधिकार नहीं होने चाहिए, उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि महिलाओं को भी वो अधिकार मिल सके। नेक्स्ट हमारे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल को समानता ब्रिटेन दार्शनिक में से एक माना जाता है। यानी ये जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, ये ब्रिटेन दार्शनिक में से एक हैं जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इन्होंने महिलाओं के मताधिकार, महिलाओं की शिक्षा और रोजगार का समर्थन किया और घरेलू हिंसा की निंदा की। यानी ये जो हैं, इन्होंने महिलाओं के मताधिकार और महिलाओं की शिक्षा, रोजगार का समर्थन किया और जो महिलाओं की घरेलू हिंसा होती है उसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा भी देखने को मिलती है। मैं ये नहीं कह रही आपके घर में, पर आपके आस पड़ोस में हम ये चीज़ देख सकते हैं कि महिलाओं को पीटा जाता है किसी भी बात पे। उनके पुरुष जो होते हैं, उनके पति जो होते हैं, वो उन पर हाथ उठा देते हैं, पीटते हैं। तो इन्होंने इसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई कि ऐसे नहीं होना चाहिए और इन्होंने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई और महिलाओं के जो मतदान का अधिकार होता है उसके लिए आवाज़ उठाई, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है एमिली वाइडिंग डेविसन। एक युवा महिला के रूप में एमिली वाइडिंग डेविसन ने लंदन विश्वविद्यालय में रॉयल हॉलोवे कॉलेज में दाखिला लिया। यानी ये एक युवा है जिन्होंने लंदन विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाया। एक लघु विराम के बाद, जिसके दौरान उन्होंने एक गवर्नर के रूप में काम किया। यानी एक गवर्नर भी बनी ये, जो कि आगे चल के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है महिलाओं के अधिकारों को लेकर। इन्होंने सेट ह्यूंग हॉल, ऑक्सफोर्ड में दाखिला लिया और 1895 में वहां अंग्रेजी में प्रथम श्रेणी से स्नातक किया। लेकिन उस समय ऑक्सफोर्ड महिलाओं को डिग्री नहीं देता था। यानी यहाँ तक देखिए, महिलाओं को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी डिग्री नहीं दी जाती थी, सिर्फ पुरुषों को दी जाती थी। फिर उन्होंने कुछ वर्ष तक पढ़ाया, अतः लंदन विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की। यानी बाद में इन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से भी डिग्री प्राप्त की और 1906 में वह महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ में शामिल हो गई। यानी 1906 में जाकर ये महिला सामाजिक और राजनीतिक संघ में जाकर जुड़ गई और इन्होंने एक महिलाओं के लिए मताधिकारों की मांग की और महिलाओं के मताधिकार और उनके समर्थन और उनको बढ़ाने का प्रयास किया कि किस तरह से हम महिलाओं के मताधिकारों को बढ़ा सकते हैं। और उन्होंने राजनीतिक मांगों पर जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए आत्महत्या जैसे प्रयास किए, ताकि जो राजनीतिक मांग है, जो महिलाओं की एक्चुअल मांग होनी चाहिए, उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा सके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारे एक और नेक्स्ट व्यक्ति दे रखे हैं, उनके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे एमिलीन पाक्स्टर। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में महिलाएं शिक्षा और समान संपत्ति के अधिकारों तक बेहतर पहुंच के लिए अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम थीं। यानी पश्चिमी समाज में भी महिलाओं ने अब अपनी आवाज़ें उठानी शुरू करी थी, जो कि शिक्षा और समान संपत्ति के अधिकारों के लिए थी। हालांकि समान मतदान अधिकारों की आवाज़ को मजबूत प्रतिरोध मिला। यानी समान अवसर मताधिकार के जो अधिकार थे, उन
की आवाज़ में मजबूत प्रतिरोध देखने को मिला। ठीक है, यह पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा एक समान राय थी कि महिलाओं अधिकार देने से परिवार और राजनीतिक संरचना की स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी स्त्री और पुरुष भी ये बात मान रहे थे कि अगर उन्हें राजनीतिक अधिकार दे दिया जाए तो राजनीतिक और जो पारिवारिक संरचना होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यानी 1903 एमिली कॉन्क्वेस्ट ने महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक संघ की स्थापना की। यानी 1903 में आकर इन्होंने महिलाओं के लिए सामाजिक और राजनीतिक एक संघ की स्थापना की ताकि अधिक उत्पादन के साथ मताधिकारों के अभियानों को आगे बढ़ाया जा सके। यानी ये मताधिकार के जो अधिकार होते हैं, मताधिकारों के जो अधिकार होते हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके और उनकी मांग की जा सके। और इन्होंने मताधिकारों के संघर्ष को बढ़ाया और महिलाओं के जो मताधिकार होते हैं उनके लिए आवाज़ उठाई थी इन्होंने। ठीक है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा महिला मताधिकार की मांग को जॉन स्टुअर्ट मिल और उनके साथी हैरियट टेल द्वारा समर्थन दिया गया। पहली महिला मताधिकार समिति का गठन 1865 में मैनचेस्टर में किया गया था। यानी महिला मताधिकार की जो मांग थी वो जॉन स्टुअर्ट मिल और उनके साथी द्वारा की गई थी और इसके लिए महिला मताधिकार के लिए एक मताधिकार समिति बनाई गई और जो कि 1865 में बनाई गई थी। और 1867 में मिल ने संसद में इस समिति की याचिका प्रस्तुत की। यानी इन्होंने 1867 में इस समिति की याचिका प्रस्तुत की ताकि इसको अच्छे से चलाया जा सके, बनाया जा सके, जिसमें महिलाओं के लिए मतदान के अधिकारों की मांग की गई थी, जिसकी वजह से महिलाओं के जो मताधिकार थे उनकी मांग की गई और इसमें लगभग 1550 हस्ताक्षर शामिल थे। यानी इसमें लगभग 1550 हस्ताक्षर शामिल थे। यानी इसमें 1500 हस्ताक्षर लोगों ने हस्ताक्षर किए थे इसके लिए ताकि जो महिला मताधिकार आंदोलन है, महिला मताधिकार हैं, उसको लाया जा सके और उन्हें बढ़ाया जा सके। 1867 में सुधार विधेयक में महिलाएं मताधिकारों के लिए कई प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन 1867 में जो सुधार विधेयक आया था उसमें महिलाएं मताधिकार के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि ब्रिटेन में प्रमुख शहरों में महिला मताधिकार समाज बढ़ रहे थे। यानी महिला मताधिकार के जो समाज था वो बढ़ रहा था और इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा था कि हाँ, महिलाओं के भी मताधिकार होने चाहिए। 1870 के दशक तक इन संगठनों ने महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग करते हुए 3 मिलियन हस्ताक्षर के साथ संसद में याचिका प्रस्तुत की। यानी पहले सिर्फ हमारे कितने थे, 1550 हमारे हस्ताक्षर थे, लेकिन 1870 तक आकर ये 3 मिलियन तक हस्ताक्षर हो गए और उन्होंने संसद में याचिका प्रस्तुत की ताकि महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाया जा सके। आगे चलते हैं। आगे हमारा दे रखा है 1866 और 1879 के बीच के वर्ष में मताधिकारवादियों ने संसद को लगभग 1000 याचिकाएं प्रस्तुत की, जिसमें 3 मिलियन से अधिक हस्ताक्षर शामिल थे। मताधिकार आंदोलन की शुरुआत चौथे वर्ष में 1300 से अधिक सार्वजनिक बैठकों का आयोजन किया गया। यानी अब तक मताधिकारों के लिए 1300 से ज़्यादा याचिकाएं और बैठकें की जा रही थी। इस तथ्य के बावजूद कि इस तरह की बैठकों में भाग लेने वाली महिलाएं विशेष रूप से मंच पर उपस्थित महिलाओं को बोल्ड और खतरनाक माना जाता था। नेक्स्ट अब हमारा दे रखा है मताधिकारवादियों के लिए सबसे बड़ी बाधा यह राजनीतिक तथ्य था कि ना तो उदारवादी और ना ही स्वर्णवादी महिलाओं के मताधिकारों को आधिकारिक समर्थन देने के लिए सहमत थे। यानी मताधिकार का जो अधिकार है उसके लिए ना तो हमारे उदारवादी और ना ही स्वर्णवादी जो थे वो इसके लिए स्वीकार नहीं कर रहे थे, ना ही इसको समर्थन दे रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी के रूप में आ रहा था। मताधिकारवादी मताधिकार की एक पार्टी मुद्दा बनाने में सफल रहे, इसीलिए उन्होंने निजी सदस्यों के बिलों या हस्ताक्षर सुधार में संशोधन पर आश्रित करना पड़ा। अगले वर्ष में संसद के समक्ष लाए गए प्रत्येक बड़े मताधिकार विधेयक की हार देखी गई। यानी अगली बार जब बैठक हुई तो हमने मताधिकार के विधेयक जितने भी थे उनकी हार देखी गई और उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका मिला। यह मुख्य रूप से
इसलिए था क्योंकि उस समय के प्रमुख राजनेताओं विलियम ग्लैडस्टोन और बेंजामिन डिज़राइल में से कोई भी महिलाओं के आंदोलन के लिए रानी विक्टोरिया के क्रूर विरोध का अनादर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, इसीलिए इस चीज़ को बढ़ावा मिल गया। हालांकि 1869 में संसद ने महिला करदाताओं को नगर पालिका चुनौतियों में वोट देने का अधिकार दिया, लेकिन 1869 में संसद द्वारा महिला करदाताओं को नगर पालिका चुनावों में वोट देने का अधिकार मिल गया, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि इन्हें अब वोट देने का अधिकार कुछ क्षेत्रों में मिल चुका था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा जून 1970 में हाउस ऑफ कॉमन्स और फरवरी 1980 में हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम पारित कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के तहत 30 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाएं मतदान के अधिकारों की पात्र थी, यानी 30 वर्ष से अधिक जो आयु वाली महिलाएं थी वो वोट देने का अधिकार प्राप्त कर चुकी थी। ठीक है, अब उन्हें 30 वर्ष से जो बड़ी महिलाएं हैं उन्हें वोट देने का अधिकार मिल गया था। हाउस ऑफ कॉमन में महिलाओं को बैठने की अनुमति देने के लिए एक अधिनियम कुछ ही समय बाद पारित किया गया, यानी अब हाउस ऑफ कॉमन में बैठने के लिए महिलाओं को एक अधिनियम भी पारित किया गया। पहले तो उन्हें मतदान का अधिकार मिला, फिर उन्हें वहां बैठने की भी अनुमति मिली। यह मत अधिकारवादियों द्वारा किए गए 50 से अधिक वर्षों के निरंतर प्रयास का नतीजा था, यानी जो मताधिकारवादी थे उनके द्वारा 50 से अधिक वर्षों तक जो प्रयास किया था ये उसी का नतीजा था कि उन्हें वोट देने का अधिकार मिला। 1928 में महिलाओं के लिए मतदान की उम्र को घटाकर 21 वर्ष कर दी गई और 1928 में महिलाओं के लिए जो 30 वर्ष की आयु रखी गई थी उसे घटाकर 21 वर्ष कर दी गई, ताकि महिला मताधिकारों का पुरुषों मताधिकारों के साथ समान स्तर पर रखा जा सके। यानी पुरुष जो थे वो 21 वर्ष की उम्र में वोट दे देते थे, लेकिन महिलाएं जो थी वो 30 वर्ष की उम्र में वोट देती थी। तो इस भेदभाव को खत्म करने के लिए महिलाओं को भी 21 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार मिल गया। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे भारत में अभी रिसेंटली कितने एज की महिलाओं को वोट देने का अधिकार है, यानी उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए वोट देने के लिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आई नो ये सबको पता होगा, पर आपको पता है या नहीं ये चेक करना है। तो कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे भी पता चले जितने व्यूअर हैं उन्हें सारी बातें पता हैं या नहीं। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगी कि आपने वीडियो तो देखी है बट आपको इसका आंसर नहीं पता था, तो कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आगे दे रखा है उदार नारीवाद पर आधारित महिला आंदोलन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में मताधिकार आंदोलन। और ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अभी पूरा चैप्टर पढ़ा दिया तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक करिए, और मोर वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप कोई भी मेरी वीडियो मिस ना कर पाएँ और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि अकेले अकेले पास होने में कोई मज़ा नहीं होता जब तक फ्रेंड्स पास ना हो। तो सबको साथ लेकर ही चलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। चलिए फिर करते हैं इस वीडियो को बाय बाय। आई होप आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दी होगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।